हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो आज की वीडियो में अपन लोग रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो में अपन बेसिकली 4 पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सेकंड ये है कि इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग कौन सा रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो कंपनी के लिए अच्छा या घटिया होता है। थर्ड चीज़ ये है कि अपन रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो से कंपनी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट ये रहेगा कि अपन एक एग्जांपल के थ्रू कंपेयर करेंगे कंपनी के अंदर डेट को ज़्यादा रखने से रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे अफेक्ट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कंपनी का, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। बेसिकली ये मेजर करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़ है एंड उसकी शेयर होल्डर्स इक्विटी 100 करोड़ है। सो अगर अब अपने को इसके अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो निकालना है तो अपन नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी करते हैं, विच मीन्स 20 डिवाइड बाय 100। सो अपना इसके अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो 20% आ जाता है। इफ़ वी डोंट कन्वर्ट दी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो इन दी परसेंटेज फॉर्म, सो अपन इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि मतलब इस वाले एग्जांपल में कंपनी को 1 रुपये की इक्विटी लग रही है 20 पैसे का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। अपन इसके बाद ये बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग कौन सा रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो कंपनीज के लिए अच्छा माना जाता है और कौन सा रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो कंपनी के लिए बेकार माना जाता है। वैसे मोस्ट ऑफ द फेमस इन्वेस्टर्स का तो ये मानना है कि अगर किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो 15% है तो उसको अच्छा कंसिडर किया जाता है, एंड अगर किसी कंपनी का 20% एंड अबव रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो है तो उसको बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है, एंड अगर किसी कंपनी का 10% या उससे कम का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो है तो उसको बेकार कंसिडर किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो को उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो के साथ भी कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि बाकी कंपनी का क्या रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो एंड जिस कंपनी में अपन लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो क्या आ रहा है। इसके अंदर एक गोल्डन रूल ये है कि जिस कंपनी का अपन फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं उसका रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो उसकी कॉम्पिटिटर्स के रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो से इक्वल है या उससे थोड़ा अबव है तो अपन अपनी कंपनी को अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये याद रहे कि सिर्फ अपन रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो को आइसोलेशन में देख के किसी भी कंपनी के बारे में जज नहीं कर सकते कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि ख़राब परफॉर्म कर रही है। अपने को बहुत सी ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती है जब अपन फंडामेंटल एनालिसिस करते किसी भी कंपनी का। तो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए अपन एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि अभी आप सबकी स्क्रीन पे TCS, इन्फोसिस और विप्रो का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो का चार्ट आ रहा होगा। तो जैसे कि अपन इसके अंदर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 तक TCS का सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो रहा है आउट ऑफ द 3। एंड अगर अपन लोग विप्रो का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो इस केस में तो अपन लोग देख ही सकते हैं कि पिछले 5 सालों में विप्रो ने रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो के कंडीशन में बाकी दोनों कंपनी से कोई खास परफॉर्म नहीं किया है, एंड उसका 5 सालों में बाकी दोनों कंपनी से रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो कम ही रहा है। तो अब ये तो अपने को समझ आ चुका है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो उसके कॉम्पिटिटर के रेशियो के अकॉर्डिंग इक्वल या उनसे थोड़ा सा ऊपर भी होना चाहिए और उसको अपन अच्छा कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो उसके कॉम्पिटिटर के एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो से डबल है या उससे भी ज़्यादा है तो उस टाइम अपने दिमाग के अंदर थोड़े क्वेश्चंस आना चालू हो जाते हैं और उस टाइम अपने को कंपनी के स्टेटमेंट्स या उनके पॉलिसीज़ के अंदर और ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ता है कि कंपनी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से उनका रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो इतना ज़्यादा स्टेट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्योंकि ऐसा हर बार कंपल्सरी नहीं होता कि अगर कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो शो कर रही है इसका मतलब वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि कंपनी के इसके अंदर नेट प्रॉफिट ज़्यादा आवे और उनके जो शेयर होल्डर इक्विटी का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, उसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो ज़्यादा आ रहा है। तो अपन 2 रीजंस की तरफ नज़र डालते हैं जिसकी वजह से अपने को पता चल सकता है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो इतना ज़्यादा हाई क्यों आ रहा है।
तो सबसे पहला रीज़न है इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। सो अपन इसमें इमेजिन करते कि एक XYZ कंपनी है जो पिछले 4 सालों से लॉस रिपोर्ट करते आ रही है। एंड जैसा कि अपन सबको पता है कि लॉस का अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होता है इन दी इक्विटी पोर्शन एज अ रिटेन्ड लॉस। एंड जैसा कि अपन सब लोगों को पता है कि लॉस एक नेगेटिव वैल्यू होती है, तो इसका मतलब ये है कि हर साल शेयर होल्डर्स इक्विटी के अमाउंट में से थोड़ा बहुत रिड्यूस होते जा रहा है। एंड ऑल ऑफ दी सडन XYZ कंपनी ने 5th ईयर के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया है। एंड जब अपन 5th ईयर के अंदर रिटर्न इक्विटी रेशियो निकालने जाएंगे तो अपन नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी के फॉर्मूले से निकालेंगे, जो अपन ने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा था। एंड अपन ने जैसा कि इस एग्जांपल में देखा था, पिछले 4 साल से कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, उसकी वजह से कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी भी पिछले 4 सालों से कम हुई है। एंड जब अगर अपन 5th ईयर के अंदर रिटर्न इक्विटी रेशियो निकालेंगे तो ये तो ऑब्वियस बात है कि रिटर्न इक्विटी रेशियो हाई ही आएगा। सेकेंड रीज़न है कि कंपनी एक्सेस डेट का यूज़ करके अपने रिटर्न इक्विटी रेशियो को बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेट करती है। अब इसका मतलब ये है कि अगर जब कंपनी बहुत ज़्यादा डेट के बेसिस पे अपने प्रॉफिट जनरेट कर रही है एंड उसके अंदर इक्विटी का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये तो ऑब्वियस है कि रिटर्न ऑन इक्विटी हाई आएगा। यानी कि जब कंपनी बहुत ही ज़्यादा डेट देती है तो उसका इक्विटी फॉल होते रहता है, क्योंकि जैसा कि अपन लोग जानते हैं इक्विटी का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। इस वाली चीज़ को अपन एक एग्जांपल के थ्रू और भी ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर अपने को पता चलेगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा डेट का यूज़ करके अपने रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो को हाई कैसे स्टेट करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो अपन अज्यूम करते हैं कि कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर कंपनी को इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपीज़ है। उसके अंदर अगर कंपनी लोन लेती है तो उस लोन का इंटरेस्ट रेट 10% जाएगा एंड कंपनी के पास 1 साल में उस प्रोजेक्ट से 2 लाख रुपए का रिटर्न आएगा। इस वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर कंपनी के पास इन्वेस्ट करने के लिए 3 सिनेरियो है। फर्स्ट वाले सिनेरियो में एक ही कंपनी पूरा इक्विटी अमाउंट दे, यानी कि 6 लाख इक्विटी से जाए और डेट जीरो का दे। सेकंड में ये है कि कंपनी डेट और इक्विटी को इक्वल रखे, यानी कि डेट में 3 लाख रुपए दे और इक्विटी में 3 लाख रुपए दे। एंड थर्ड एंड दी लास्ट सिनेरियो ये है कि कंपनी डेट और इक्विटी का अमाउंट 2:1 रखे, जो अपना आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो भी होता है। यानी कि इसके अंदर डेट का अमाउंट 4 लाख रुपीज़ रहेगा एंड इक्विटी का अमाउंट 2 लाख रुपीज़ रहेगा। सो अब अपन इसके अंदर फर्स्ट वाले सिनेरियो की तरफ नज़र डालते हैं, जिसके अंदर कंपनी का डेट अमाउंट 0 एंड इक्विटी 6 लाख रुपीज़ है। एंड जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था कि इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी के पास 1 साल में 2 लाख रुपीज़ का रिटर्न आएगा। एंड इस फर्स्ट वाले सिनेरियो में कंपनी का इंटरेस्ट अमाउंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास डेट भी 0 रुपीज़ का है। तो ये जो 2 लाख रुपीज़ आया वो कंपनी का प्रॉफिट हुआ। एंड अगर आप अपन इसके अंदर रिटर्न इक्विटी रेशियो निकालें तो इसके अंदर 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख विच कम्स टू 33.33%। सो अपन सेकंड सिनेरियो की तरफ देखते हैं, जिसके अंदर कंपनी का डेट 3 लाख रुपीज़ का एंड इसकी इक्विटी भी 3 लाख रुपीज़ की। एंड जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था कि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट पर एनम 10% का है, तो इसके अंदर कंपनी का इंटरेस्ट 30,000 रुपीज़ जाएगा, तो जिसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 1,70,000 बच गया, यानी कि 2 लाख माइनस 30,000 विच कम्स टू 1,70,000। अब इसके अंदर अगर अपन रिटर्न इक्विटी रेशियो निकालने जाए तो 1,70,000 डिवाइड बाय 3 लाख विच कम्स टू 56.67%। उसके बाद अपन लास्ट वाले केस की तरफ चलते, जिसके अंदर कंपनी का डेट 4 लाख रुपीज़ का एंड उसके अंदर कंपनी की इक्विटी 2 लाख की है। तो इसके अंदर अपना 40,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट जाएगा, यानी कि 10% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग 4 लाख के ऊपर। एंड इसके बाद अपना प्रॉफिट बचेगा 1,60,000 का, मतलब 2 लाख माइनस 40,000। तो अगर अब अपन इसके अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो निकालने जाए तो 1,60,000 डिवाइड बाय 2 लाख विच कम्स टू 80%। तो अगर अब अपन रिटर्न इक्विटी रेशियो से इन तीनों प्रोजेक्ट को कंपेयर करें तो अपने को थर्ड वाला प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन उसके अंदर ये भी है कि कंपनी का डेट भी 4 लाख रुपीज़ का एंड सिर्फ इक्विटी 2 लाख रुपीज़ की है। सो अगर माइट भी ये प्रोजेक्ट कभी फ्यूचर में जाके फेल हो जाता है बाई चांस, तो कंपनी के ऊपर 4 लाख रुपये का डेट होएगा जो कंपनी को पे करना पड़ेगा एंड उसकी वजह से कंपनी के आने वाले फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं एंड कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो सकता है। एंड हाँ, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने कोई भी टैक्स और बाकी एक्सपेंसेस को अकाउंट नहीं किया है, ये सिर्फ हमने एक आपको रफ आइडिया देने के लिए यूज़ किया है, जिसकी वजह से हम आपको बता सके कि कंपनी अपने डेट को ज़्यादा रख के और इक्विटी को कम रख के अपना रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो कैसे अच्छा शो कर सकती है।
तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद आई होप कि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो के ऊपर बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज मिल गई होगी। एंड प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोग फ्यूचर में और कौन से फाइनेंशियल रेशियोज़ के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो। So that's all from our side. Thank you so much for watching this video. If you liked our video, please press the like button and also share it with your friends. And also share your valuable feedbacks in the comment section, and don't forget to subscribe to our channel. Thank you.